Refractory overactive bladder is a condition where medical management has not helped the patient. That means the bladder is so refractory to any kind of a present therapy that it continues to still cause increased frequency, urgency and urgent incontinence. कहने का मतलब कि अगर आपकी यूरिनरी कंट्रोल ओवर एक्टिव ब्लैडर में उन दवाइयों से जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर उससे अगर ट्रीट नहीं हो पा रहा तो इसे हम रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ये रिफ्रैक्टरी है, ये किसी की बात नहीं मानता। इनमें जो दवाइयां हम दे रहे हैं, दवाइयों जो ऊंची लेवल तक दी जाती, जो एक ह्यूमन डोज है, वो भी अगर टॉलरेट अच्छे से होती है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। हमने आपको मिठाई दी और आपको नमकीन लग रहा है, मतलब गड़बड़ मिठाई में नहीं, गड़बड़ आप में है। इसका मतलब है कि जो अंदर की सेंसेशन है वो सेंसेशन बहुत ही स्ट्रांग है। ब्लैडर बहुत ही रिफ्रैक्टरी है। ऐसा किन स्टेट्स में होता है? तो ऐसा दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स में होता है। एक तो हम इडियोपैथिक कहते हैं, जो आप में और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों में हो सकता है, जहां पे दवाइयों से यूरिन कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ओवर एक्टिव ब्लैडर की वो स्टेट है जहां ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करे ही जा रही है। हम जो दवाइयां मुंह से लेते हैं या जो इंट्रावेसिकल दवाइयां जो भी दी जाती हैं या पैचेस दी जाती हैं, ये दवाइयां ब्लैडर में पहुंचती तो हैं पर शायद ह्यूमन डोज में इनका इफेक्ट हो नहीं पा रहा। तो हमें कारण जानने की जरूरत होती है ये क्यों हो रहा है। दूसरे वो पेशेंट्स हैं जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं। न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स बिल्कुल ब्रेन की बीमारी या स्पाइन की बीमारी या पेरिफेरल नर्व्स की बीमारी के कारण हो सकते हैं। सो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक के पेशेंट्स, पार्किंसन के पेशेंट्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स जो न्यूरोलॉजी के डॉक्टर्स को दिखाते हैं और अपनी नर्व की प्रॉब्लम के लिए उनसे मिलते हैं, हमें यह पता है कि उसमें से बहुत से पेशेंट डायपर में रहते हैं, उनकी यूरिन लीक होते रहती है, उनको पता नहीं होता है, और पता भी होता है तो कुछ नहीं कर पाते बिकॉज उनकी न्यूरोलॉजी की जो बीमारी है वो उनको टॉयलेट तक पहुंचने नहीं देती। उनकी अवस्था, उनकी दुरावस्था या उनकी उम्र की अवस्था ऐसी नहीं होती है कि उनकी न्यूरोलॉजिकल एक्सेस उनको अलाउ करे कि वो टॉयलेट तक पहुंच पाए। सो ऐसे बहुत से लोग डायपर्स में रहते हैं या टॉयलेट अपने अपने बेड के पास ही रखते हैं। मेरा कहना कि रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर इन दोनों ऐसी पॉपुलेशंस में बहुत कॉमन है, जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं और किसी को भी हो सकता है, और उन लोगों में जिनको न्यूरोलॉजिकल डिजीज है उसमें इसकी प्रकोप बहुत ही स्ट्रांग होती है। इन दोनों कंडीशंस में रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर में अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कॉजेज क्या है, तो हम वो टेस्ट कहते हैं जिसे कहते हैं यूरोडायनेमिक स्टडीज। यूरोडायनेमिक स्टडी एक डायनेमिक इवालुएशन है आपकी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की जो चेंजेस की। आपकी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में जो चेंजेस होती हैं, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर भरता है और बहुत शांति से धीरे धीरे भरता रहता है उस समय तक जब तक आपकी ब्लैडर कैपेसिटी पहुंचती है और आप सह सकते हैं। लेकिन ओवर एक्टिव ब्लैडर जो शायद न्यूरोजेनिक हो या एडियोपैथिक हो, नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल लोगों में, अगर इनमें ओवर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा रहती है कि ब्लैडर की सेंसेशंस बहुत ही स्ट्रांग होती है। इनमें अगर ट्रेडिशनल दवाइयाँ काम नहीं आ रही हो, दवाइयों की कॉम्बिनेशन थेरेपी भी काम नहीं आ रही है, तो इनको हम जब स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि फिलिंग फेज में, जैसा अभी हमारा आपका ब्लैडर फिल हो रहा है ग्रेजुअली और किडनी से यूरिन आ रही है और ब्लैडर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है और एकोमोडेट कर रहा है अपनी कंप्लायंस के द्वारा, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन उनमें ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और यूरिन की शंका आती है और यूरिन लीक भी हो जाता है। तो ये जो न्यूरोजेनिक ओवर एक्टिव ब्लैडर हैं, जो नर्व की इश्यूज के साथ पीड़ित हैं और जिनमें नर्व की इश्यूज एक तरह से उनकी दिनचर्या, उनकी लाइफस्टाइल को ऐसी तंग कर रहा है, उसमें यूरिन का एक बहुत ही अहम पहलू होता है, जहां यूरिन ना कंट्रोल कर पाना, यूरिन लीक करना, पूरा यूरिन खाली ना कर पाना, और ये जो पूरी रैंडमनेस उनकी यूरिनरी ट्रैक्ट में बनी हुई है, कंपेयर टू इडियोपैथिक पेशेंट जो मेरे ऐसे आपके ऐसे नॉर्मल लोग हैं, जो शायद कार चला करके हाईवे पे जाते हैं और शायद बहुत बार गाड़ी रोकनी पड़ती है और यूरिन उससे पहले भी लीक हो जाता है, और जहां दवाइयां शायद हम दे रहे थे वो काम नहीं आ रही थी। तो ये इस तरह के रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर हैं जिनको हम यूरोडायनेमिक से डायग्नोज करते हैं। दो इनकी डायग्नोसिस इनकी बातों से होती है, इनकी ओवर एक्टिव ब्लैडर और इनकी जो ब्लैडर डायरी होती है, उस डायरी से हमें आइडिया मिल जाता है कि किस लेवल पे है। तो अगर हमारा ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है तो हमारा ट्रीट करना भी ज़रूरी है। और आज के ज़माने में रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर उस तरह की सिचुएशंस जहाँ पे वो न्यूरोजेनिक हो या जहाँ पे वो नॉन न्यूरोजेनिक या इडियोपैथिक हो, बोटुलिनम टॉक्सिन की थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव रही है। पिछले 12 साल से या 14 साल से जब से हम बोटुलिनम टॉक्सिन की थेरेपी ब्लैडर में दे रहे हैं, जहाँ पे जिसे आप बोटॉक्स कहते हैं, जो ब्यूटीफाइंग के लिए यूज़ की जाती है, उसके बहुत से इंडिकेशंस होते हैं, जिसमें 2011 में एफडीए अप्रूव्ड इंडिकेशन आया था ओवर एक्टिव ब्लैडर और न्यूरोजेनिक ओवर एक्टिव ब्लैडर में। पिछले 10 सालों में, आज हम 2021 में बैठे हुए हैं, पिछले 10 सालों में कई इतने पेशेंट्स कई अलग अलग देशों में यूरोलॉजिस्ट के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शन के द्वारा, इन इंजेक्शंस के द्वारा ब्लैडर को शांत कर पाए। तो याद रखिए, ये एक तरह की टेम्पररी कीमो डिनर्वेशन करती है और उस डिनर्वेशन के द्वारा ये ब्लैडर की जो एक्टिविटी है, जो एक तरह की इंसेन एक्टिविटी है, वो बिल्कुल शांत हो जाती है। वो शांत हमारे आपके लेवल तक होती है, लेकिन कब तक होती है? हम जब दवाई खा रहे थे तो शायद एक दिन काम चलता था। हम जो बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शन लेते हैं
तो एक ज़माने में 3 से 6 महीने तक काम चलती थी, आज ये 6 से 9 से 12 महीने तक काम चलती है। जिन मरीजों को हम बोटुलिज्म टॉक्सिन ब्लैडर में एनेस्थीसिया लोकल या जनरल एनेस्थीसिया में लगाते हैं और 20-25 मिनट में ये इंजेक्शन उनके ब्लैडर में बिल्कुल स्प्रेड कर देते हैं, वो जब घर जाते हैं तो उनका इफेक्ट अगले 10 दिन से 2 हफ्ते में आना शुरू होता है और 2 से 3 हफ्ते में इफेक्ट बनना शुरू हो जाता है। 4 हफ्ते के बाद अपने वो कंफर्टेबल पाते हैं और अपने आप को इवाल्युएट कराते रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स की इफेक्ट शायद 6-9 महीने में या 12 महीने तक वापस आ सकती है। इसका मतलब ये है कि बोटुलिज्म टॉक्सिन उस तरह की थेरेपी, उस तरह की ड्रग है जो एक तरह के टेम्परेली कीमोडेनोवेट करती है उस विशियस साइकिल की एक्टिविटीज़ को जिसमें आपकी ब्लैडर शांत हो जाती है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट अवेयरनेस एस्पेक्ट पे हम आप तक पहुंचना चाहते थे, बताने के लिए कि ओवर एक्टिव ब्लैडर की ट्रीटमेंट तो है और ओवर एक्टिव ब्लैडर की ट्रीटमेंट हो भी जाती है। न्यूरोजेनिक डटूज और ओवर एक्टिविटी या न्यूरोजेनिक ओवर एक्टिव ब्लैडर की जो एक्टिविटी होती है वो शायद संभाल पाना बहुत हद तक मुश्किल होता है और उस कंडीशन में हमें बोटुलिज्म टॉक्सिन की थेरेपी, वो मिनिमली इन्वेजिव थेरेपी जिसमें ब्लैडर को शांत कर पाए, ब्लैडर को वहाँ तक फिल कर पाए और फिर खाली करने की जो भी प्रक्रिया है न्यूरोजेनिक स्टेट्स में और इडियोपैथिक स्टेट्स में, जैसे नॉर्मल यूरिन पास हो, यूरिन कंट्रोल कर पाए। तो फ्रेंड्स, रिफ्रैक्टरी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर वो सिचुएशन है जहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बोटुलिज्म टॉक्सिन थेरेपी के द्वारा आज हम पिछले 12-14 साल से इस लेवल पे जा चुके हैं जहाँ पे पेशेंट को 6 से 9 महीने से 12 महीने तक उनको ड्राई रख पाते हैं, उनको पता चल जाता है फिर अगले इंजेक्शन को कब लेने की ज़रूरत है। मेरी एक्सपीरियंस में ऐसे कोई 150 से 200 मरीज़ हैं जो 2 से 12 इंजेक्शन तक ले चुके हैं पर अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। वो अब डायपर्स में नहीं है, वो अब रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, यूरिन उनके लिए अब कभी बॉदर्ड नहीं है। कुछ और ऐसे हज़ारों मरीज़ हैं जिन्होंने कुछ इंजेक्शंस लिए, उसके बाद में टैबलेट और इंजेक्शन की कॉम्बिनेशन में अपने आप को संभाला। पर आइडियली अगर देखा जाए तो ये इंजेक्शंस लॉन्ग टर्म की होती हैं, लेकिन एक इंजेक्शन अगर आपको 6 से 9 महीने तक संभाल पाया, रुक पाया, ठीक कर पाया, तो इससे अच्छी खुशी की क्या बात हो सकती है। सो बोटुलिज्म टॉक्सिन उस तरह की मिनिमली इन्वेजिव थेरेपी है जो लोगों को हेल्प करती है उनकी थेरेपी में। तो ओवर एक्टिविटी जो रिफ्रैक्टरी है उसके लिए आज ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं कि हम अपने डायपर्स पे पूरी ज़िंदगी को बिताएं। थैंक यू।